हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी। आज हम लोग यूजीसी एनटीए नेट का जून 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे हम पहले 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एज पर पीटर ब्लॉ। पीटर ब्लॉ के हिसाब से इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं? क्लब्स और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बैंक्स एंड शॉप्स हैं, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हैं, फायर फाइटर्स एंड पुलिस है, एज पर पीटर एम ब्लॉ। ठीक है, जब कभी किसी कॉन्सेप्ट को ऐसे पूछा जाता है ना किसी पर्टिकुलर थिंकर के हिसाब से, तो वहाँ पर हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं। मे बी हमें कोई और सोशल ऑर्गेनाइजेशन लगे, बट यहाँ पर क्या बोल रही है? एज पर पीटर एम ब्लॉ। ओके, तो अपने आप में ये चीज़ जो है ये एक बैरियर की तरह एक्ट करती है। ऐसी बात नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं, आप कॉमन सेंस से आराम से निकाल सकते हैं। मैंने ऐसे हर पेपर में 5 से 6 ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जो ले मैन भी कर सकता है। अगर एक आप सोशल साइंसेस का तो छोड़िए, अगर एक साइंस का स्टूडेंट भी होगा वो भी कर सकता है। ठीक है, तो पीटर एम ब्लॉ के हिसाब से सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन कौन सी है? स्कूल्स और हॉस्पिटल्स। ओके, सो द राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ ब्रिटिश लेगेसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम से जो है इंट्रोड्यूस नहीं हुई है इंडिया में, या तब से नहीं चलती आ रही है? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट सिस्टम। इनमें से कौन सा नहीं है जो ब्रिटिश लेगेसी का पार्ट है? ठीक है, देख लेते हैं। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्लियर हो गया, इसका मतलब ये ब्रिटिश लेगेसी है। ओके, दिस इज क्लियर। कब दिया था? 1793 में दिया था। ओके, हुआ क्या था कि उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोड दिया था जिसका नाम कॉर्नवालिस या बंगाल सिस्टम था। ठीक है, इस कोड के हिसाब से क्या हुआ था? उन्होंने रेवेन्यू को जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया था। इस तरह से रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग से एंटिटी पैदा हो गई। उसके बाद हम देखते हैं, चले मैं पहले आपको ब्रिटिश लेगेसी कौन सी वही बता देती हूँ। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस जो है ये आप सबको पता है ये किसका कॉन्सेप्ट है? वारन हेस्टिंग्स का। वारन हेस्टिंग्स का कॉन्सेप्ट है ये। कब दिया था उन्होंने दिया था 1772 में दिया था। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब हमारे पास आंसर सामने है, बट इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें तो स्टेट फाइनेंस कमीशन किसने दिया है? ये हमारे 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन है ये जो स्टेट लेवल है वहाँ पर फिस्कल रिलेशंस को मेंटेन करता है। ठीक है, 24I आर्टिकल जो है 243I आर्टिकल जो है ये स्टेट फाइनेंस कमीशन से डील करता है। इस आर्टिकल के हिसाब से जो स्टेट का गवर्नर है, किसी भी स्टेट का गवर्नर है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर 5 साल क्या करे? हर 5 साल में स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करे। ओके, उसके बाद हमारा आ जाएगा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये क्या है? ये एक ऐसा बिल था, अगर हम इसके बिल की बात करें तो इसका जो बिल था वो हमारे द देन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिंह, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? 2000 में किया था। उसके बाद उसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल कब दिया था? 2003 में। ठीक है, उसके बाद ये इफेक्ट में कब आया था? 5 जुलाई 2004 में। आपके सामने बात होगी कि इनका जो अराइवल है वो किस तरह से हुआ है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज बी एंड डी। ओके, बी एंड डी, दैट इज 2। ऐसे आंसर्स बनाने होते हैं। बात वही है, क्वेश्चन रिपीट होना हो, कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकता है। मैं भी अगली बारी आपको आ जाए इसमें से कौन सा ब्रिटिश लेगेसी है, तो उसमें जो इनमें से एक ऑप्शन होगा या रेवेन्यू या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इस तरह का ऑप्शन होगा। या इसमें से ये क्वेश्चन आ जाए कि FRBM जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ, या ये क्वेश्चन आ जाए कि स्टेट फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल से डील करता है। इस तरह से जब भी पढ़े थोड़ा सा बुनकर पढ़ें। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं जब अपनी प्रिपरेशन करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि जैसे मकड़ी अपना जाला बुनती है वैसे बुनो, तो राउंड राउंड चीज़ें बुनते जाओ। आप देखिए कितना फ़र्क आएगा। पुराने पेपर आप 3-4 उठाइए, ठीक है, उसको आप उसके आगे पीछे एक वेब जैसा क्रिएट करिए कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट, फिर उससे रिलेटेड पॉइंट, आप देखिए आपकी प्रिपरेशन में कितना डिफरेंस आएगा। ओके, होप जो अभी रिजल्ट आया आप लोगों का वो अच्छे से आ गया हो। मेरा इस बार ज़्यादा तो कुछ नहीं हो पाया, हाँ
पीएचडी के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया एंड आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। ओके, तो कितने मार्क्स होंगे वो आप जानते हैं, बट मेरे नेट से कम है बट पीएचडी से काफ़ी ज़्यादा है। ओके, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसरशिप से कम है बट पीएचडी से काफ़ी ज़्यादा है। ओके, उसके बाद एक और बात जो मैं बीच में बोलना चाहूँगी, स्पेशल मेंशन, अभी रिसेंटली फिर से 2 सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़े हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है, मुझे ये चेक वेक भी करना नहीं आता, बट मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों के। शायद यही चीज़ है, मैं 3-4 दिन से वीडियो बना नहीं पा रही थी क्योंकि इंसान क्या होता है, वो चाहता है कि क्विकली सक्सेस मिले, है ना, ऐसा होता है। तो मैं भी इंसान हूँ, तो मुझ पे भी ये चीज़ जो है अप्लाई होती है। तो मैं भी कहीं ना कहीं सोचती हूँ कि अरे यार ये तो अभी कोई देख नहीं रहा है, अभी तो 20-25 ही व्यूज़ आ रहे हैं हर वीडियो को, तो थोड़ा सा रहने देते हैं। फेस्टिवल बीच में आ गया जैसे करवा चौथ वगैरह, तो उसी पे फोकस करते हैं। वहाँ तो मतलब पता नहीं व्यूशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा। तो जब मैं देख रही हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ गए, तो एक एनर्जी सी है जो वो आ जाती है। काम तो करना था बट अब बहुत खुशी से कर रही हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। मुझे नहीं पता कौन है, आप लोग जानते हैं, और मैं उनमें से नहीं हूँ कि कल मेरे पास मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होंगे या लैक्स में होंगे, क्योंकि एजुकेशन चैनल पर इतना मिलता नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि मतलब वो फर्स्ट 10 फर्स्ट 20 अरे होंगे, वो भी एक पार्ट है। नहीं, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इवन जो फर्स्ट सब्सक्राइबर है मेरे लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस? इसमें से कौन सी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस को बनाती है या उसका पार्ट है? एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक रिसर्च है ये ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ाती है, ये ऑर्गेनाइजेशन का चेंज है जो कि इम्प्रूवमेंट से और रीइंफोर्समेंट से बनता है, यानी कि स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस के इम्प्रूवमेंट से और रीइंफोर्समेंट करवा के जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज है ये उससे बनता है। उसके बाद क्या है, ये ह्यूमन प्रोसेस का एक चेंज है। सबसे पहले तो देखें, ऐसा क्वेश्चन में ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप कितना भी पढ़ेंगे आंसर बनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर पूरा आपने एक पैराग्राफ सा पढ़ लिया होता है या एक पूरी बुक पढ़ ली होती है, तो बीच का समरी निकलवाना मुश्किल है। इवन क्लास की टीचर भी आपकी वो समरी नहीं निकलवा पाएगी, वो सम एंड सबस्टांस नहीं निकलवा पाएगी, ये क्या है ना, आप पूरा पढ़ लेंगे। बट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये तो आप लोगों ने अपनी क्लास में भी पढ़ा होगा। ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट पहले मैं बता दूं आपको, ये साइंटिफिक अप्रोच से जुड़ी नहीं है। ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी की बात नहीं करती है, सिर्फ ह्यूमन प्रोसेस में चेंजेस की बात नहीं करती है। ये कहती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को पूरा चेंज करो। ठीक है, किस तरह से करो, आप उसके स्ट्रक्चर को, उसके प्रोसेसेस को इम्प्रूव करो, उन्हें रीइंफोर्स करो। ठीक है, कुछ खराब है तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन करो, और जो अच्छा है उसमें और एडिशंस करें। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 3। ऐसे बनते हैं क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग public enterprises were originally established as a statutory corporation form of public enterprises? इसमें से कौन सा ऐसा जो इंस्टीट्यूशंस है या पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन से एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन? ठीक है, आराम से करें। दामोदर वैली कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आराम से करें। ठीक है, सबसे सीधी सी बात कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन नहीं है। ओके, सबसे पहले बात आपको ये पता होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बन जाएगा, A, C and D। अगर आपको नहीं भी पता है बट आपको अगर ये पता है कि ये नहीं है, इसी से आपका आंसर बन जाएगा A, C and D। कभी कभी आंसर्स आपको एलिमिनेट करके भी बनाने होते हैं। ठीक है, यहाँ से B गया, यहाँ से B गया। ओके, कन्फ्यूजन कहाँ रहेगी कि A, D है या A के साथ C, B, ONGC भी। ONGC भी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, सो द राइट आंसर इज A, C and D, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एज propounded बाय चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड की जो बुक थी फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, वहाँ पे उन्होंने एग्जीक्यूटिव के कुछ फंक्शंस दिए थे। वो कौन से थे? कम्युनिकेशन को मेंटेन करना एक ऑर्गेनाइजेशन में, कोऑर्डिनेशन करवाना वेरियस यूनिट्स की, एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो निकलवाना एक इंडिविजुअल से, या पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना। इसमें से कौन सा है आपको सेट पहचानना है? ओके, बिल्कुल, कम्युनिकेशन को मेंटेन करना एक 1 सेकेंड, कम्युनिकेशन को मेंटेन करना एक एग्जीक्यूटिव का काम है, बिल्कुल है, एज पर चेस्टर बर्नार्ड। उसके बाद जो इंडिविजुअल्स हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे काम निकलवाना
जो है ये एक फंक्शन है एग्जीक्यूटिव का, बिल्कुल है। अगर आपको चेस्टर बर्नार्ड का नहीं भी पता है, कॉमन सेंस की बात है ये, ठीक है। हाँ, थोड़े से कन्फ्यूजन रहेगी, कोऑर्डिनेशन भी हो सकती है, बट क्योंकि ये हमें वही बात है, एज पर किसी थिंकर की बात करनी है, तो हम खुद से एडिशन नहीं कर सकते हैं। आता है तो आता है, नहीं आता है तो छोड़ना पड़ेगा, या गलत भी आपको जो है वो होप करनी पड़ेगी, या आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आंसर गलत भी हो सकता है। उसके बाद पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना भी एक एग्जीक्यूटिव का काम है एज पर चेस्टर बर्नार्ड। सो द राइट आंसर इज A, C and D, दैट इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ये 2 स्टेटमेंट्स नीचे दी गई हैं, एक एजर्शन है, एक रीज़न है। आपने देखना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, सबसे पहले तो ये देखना है। उसके बाद आपने देखना है कि क्या जो एजर्शन है, जो स्टेटमेंट कही गई है, क्या उसका जो रीज़न दिया गया है वो उसको ठीक से जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। एजर्शन हमारा है सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर आर ट्विन कॉन्सेप्ट्स दैट आर वेरी इंटीमेटली रिलेटेड टू ईच अदर। सोशल सिक्योरिटी और सोशल वेलफेयर जो है ये एक जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोशल सिक्योरिटी की बात करें, वहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव स्कीम्स आपको देखने को मिलेंगी, पहचाने इन स्टेटमेंट्स को। रीज़न एजर्शन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा या स्टेटमेंट्स क्वेश्चन जो होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड या रीज़न एजर्शंस, इसमें सबसे ज़्यादा गलती होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। मैच में तब हो जाते हैं, कंप्यूटर की वजह से मैच में गलत हो सकते हैं, क्योंकि आपने फिंगर कहीं रखी है, चली कहीं गई। तो ऐसा मेरे साथ एक बारी हो चुका है, मैं तभी बोल रही हूँ कि मैच में कंप्यूटर की वजह से गलती हो सकती है, समझ नहीं आता वो ऊपर नीचे करने में। बट जो रीज़न एजर्शंस हैं, इसमें तो आपको आता भी होगा, पूरे खाली पेज पर छोटे 2 वर्ड्स भी होंगे, उसमें भी गलती होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। बिल्कुल, सोशल सिक्योरिटी और सोशल वेलफेयर जो हैं ये ट्विन कॉन्सेप्ट्स हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम की अगर बात करें या सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम की बात करें, तो ये डिप्रेस जो डिसेबल्ड ग्रुप के साथ तो डील करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। बट इसमें सिर्फ पॉजिटिव स्कीम्स नहीं हैं। कैसे नहीं है मैं बताती हूँ, क्योंकि ये आप इसमें कुछ ऐसे असिस्टेंस जो है, ऐसी असिस्टेंस प्लस इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, पहले ही आपके सामने आ गया। इंश्योरेंस स्कीम है तो वो क्या पॉजिटिव इंस्टांस में मिलती है? इंश्योरेंस आपको कभी सिर्फ पॉजिटिव इंस्टांस में मिलेगी? इंश्योरेंस आपको हर तरह से मिलेगी, ओके। अब ये किस तरह से हेल्प करेगा, ये क्या करेगा, आपको असिस्टेंस और इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है, ओके। अब इंश्योरेंस किन किन इवेंट्स पे प्रोवाइड करवाएगा? आपकी अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पर करवाएगा, जो कि पॉजिटिव इंस्टांस नहीं है, ठीक है। डिसेबिलिटी के टाइम पे करवाएगा, जो कि अगेन पॉजिटिव इंस्टांस नहीं है। उसके बाद सबसे ज़्यादा बुरा डेथ के टाइम पर जो LIC वगैरह जैसे होती हैं, ये भी आपको ये प्रोवाइड करवाएगा, ओके। तो जो प्रोग्राम आपको आपके जो मतलब एक बुरा टाइम जिसको हम कहेंगे, या आपका इवन डेथ के टाइम पर आपको कोई इंश्योरेंस आपको मिल रही है या मिल पाएगी या मिलेगी, तो वो स्कीम पॉजिटिव स्कीम्स के अंडर तो नहीं आ सकती। तो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव स्कीम्स भी हैं। ये वैसा ही है कि मैं जाऊंगा तो तब जाके मुझे इंश्योरेंस मिलेगी, ओके। सो द राइट आंसर इज A इज ट्रू, R इज फॉल्स, ओके, दैट इज 3। ये ओके, एक और बात, इसमें ये ग्रेचुइटी वगैरह, ये मैटरनल बेनिफिट्स आपके ये वर्कर्स के जो मिलते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ओके, सोशल सिक्योरिटी में। मिशन कर्मयोगी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि गवर्नमेंट का जो ये प्रोग्राम है मिशन कर्मयोगी, इसके साथ कौन सी स्टेटमेंट जो है नीचे दी गई वो डील करती हैं। इट्स ए पार्ट ऑफ ऑनगोइंग पॉलिसी रिफॉर्म प्रोसेस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। ये 2015 में शुरू हुआ है। डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क जो है iGOT कर्मयोगी इसका पार्ट है, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा क्लैश हुआ है इस क्वेश्चन में आंसर की के साथ, मैं आपसे वो डिस्कस करूँगी, फिर बाकी आप फर्दर चेक कर लें, ओके। क्योंकि अगेन वही बात, स्टूडेंट आप भी हैं, स्टूडेंट मैं भी हूँ, ओके। पहले हम देख लेते हैं मिशन कर्मयोगी है क्या, ठीक है। मिशन कर्मयोगी क्या है? ये सिविल सर्वेंट्स का एक कैपेसिटी बिल्डअप का प्रोग्राम है, सिविल सर्वेंट्स का कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड प्रोग्राम, पहले आपको ये पता होना चाहिए, ओके। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और गवर्नेंस से रिलेटेड तो है, पॉलिसी रिफॉर्म प्रोसेस से रिलेटेड तो है, ठीक है। उसके बाद ये कब शुरू हुआ है और उसके साथ ये iGOT डील करता है नहीं, उसके लिए मैं आपको मिशन कर्मयोगी के जो मैंने ये पेज वहीं से उनके
ब्रोशर से खींचा है, ये आप लोग देखें क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये क्या था कि जो मेरा इन्फॉर्मेशन है और आपके सामने भी है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क था। ये उसकी तरह लॉन्च हुआ था, वैसे लॉन्च हुआ था, बट कब लॉन्च हुआ आपके सामने है 2014, वहाँ पे 2015 दिया हुआ है, इसकी बिगनिंग 2014 से हुई थी। उसके बाद 2017 में कॉमिट से एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च होता है, जिसका काम क्या है इस कॉमिट का काम है ब्लेंडेड ट्रेनिंग देना। क्या काम है? ब्लेंडेड ट्रेनिंग देना, यानी कि आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी और फेस टू फेस मोड में ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद 2018 में इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया था iGOT, कि सिविल सर्वेंट्स को अगर कुछ भी पता करना है तो वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पता कर सकते हैं। उसके बाद 2019 की बात करेंगे तो एक प्रोग्राम आता है आरंभ, जिसने क्या किया है, जिसने जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक फाउंडेशनल ट्रेनिंग देने की बात की है। क्या कहा है? उनको एक फाउंडेशनल ट्रेनिंग दो। होता है ना कि आप लोग कॉलेज के टाइम से स्टार्ट नहीं करोगे, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉलेज टाइम से स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर बहुत लेट हो जाता है ना। नॉर्मली भी कहा जाता है तब से स्टार्ट कर लो, तो ये आरंभ प्रोग्राम उसी से डील करता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? मिशन कर्मयोगी के लॉन्च में। ओके, तो आपके सामने 2014 में खुद से कुछ नहीं बनाती हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे सामने होती है प्लस मेरी नॉलेज जो होती है, जिसकी बरगद से मेरा पेपर निकलता है, मैं उसी से आपको जो है वो मेरा जो इन्फॉर्मेशन का बेस है वही रहता है। ओके, सो द राइट आंसर शुड बी ए एंड सी, बट आंसर की जो थी वो ए बी सी कहती है, वो 1 कहती है, बट मैं आपको ए एंड सी कहूँगी 4। ओके, सो द राइट आंसर इज़ 4। कोई भी क्लैश हो, आप लोगों की समझ हो सकता है बेशक जो आपका जो DOPT फ्रेमवर्क है वो 2015 में शुरू हुआ हो, बट इसका फाउंडेशन या इसका स्टोन रखना या कुछ भी ऐसा फाउंडेशन स्टोन रखना, कुछ भी ऐसी चीज़ें हों वो इसका इफेक्ट में आना, जो इसका ऑपरेशनलाइज होना, वो अगले साल से शुरू हुआ हो। मैं भी इस तरह से बोल रहा हूँ। ओके, बट मेरा जो नॉलेज है वो आपको मैंने दिखा दिया, उसका सोर्स भी मैंने आपको दे दिया। ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर मी इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना आपको ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देती हूँ। ठीक है, डेवोल्यूशन क्या है, डीकंसंट्रेशन क्या है, डेलीगेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। लिस्ट बी कहता है कि पॉलिटिकल, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पे बेस्ड है, पॉलिटिकल और लीगल एक्शन पे बेस्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पे बेस्ड है, और फंक्शनल इम्पेरेटिव है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए, ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, कि सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, और अगर इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन, इन लिस्ट में ज़्यादा कन्फ्यूजन है भी नहीं है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है आपका, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इन सब में सबसे ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट कौन सा है? डिसेंट्रलाइजेशन। अगर इतना भी पता हो तो वो आपको जो है आंसर के करीब बिल्कुल ले जाएगा, कि ये जो है ये डेवोल्यूशन की बात करता है, पॉलिटिकल डेवोल्यूशन की भी बात करता है, लीगल की भी करता है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी करता है, कि आप पूरी की पूरी पावर जो है वो दे दें। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन यही होती है, ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इन सब में ब्रॉड कॉन्सेप्ट वही है। यहीं से अगर आप लगाते तो आपका डी का 1 ये है। ओके, ऐसे ही आंसर बन जाता है, बट ओके थोड़ा सा और खोल लेते हैं इसको। डेवोल्यूशन क्या है आपका? डेवोल्यूशन है आपका सिर्फ पॉलिटिकल और लीगल एक्शन पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है। ओके, सो आई शैल मैच इट विथ 2। ओके, 2। उसके बाद आपका है डी कॉन्सेंट्रेशन। डी कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या है? आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से डील करता है। जैसे कि आपका DCVC का ऑफिस जो खड़ा किया जाता है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की एक वो है, एक डेलीगेशन है। आप डेलीगेशन वर्ड यूज़ कर लें, डेलीगेशन है। ओके, सिर्फ जैसे DC का ऑफिस होता है, उसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन है, उतना ही काम कर सकता है। उसके बाद आपका आ जाएगा डेलीगेशन। डेलीगेशन का क्या मतलब है? डेलीगेशन का मतलब होता है अपना फंक्शन किसी को दे देना। ओके, यहाँ आप किसी को अपना फंक्शन दे देते हैं, यानी कि C का 4। उसके बाद आपका है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि ये पॉलिटिकल, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप सबका सब आपका जो है वो डिसेंट्रलाइज करवा देता है। ओके, सो द राइट आंसर इज 2। A का 2, B का 3, C का 4 और D का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? स्केलेटन फॉर्म्स यूज टू प्रिपेयर बजटरी एस्टिमेट्स आर इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
जो बजट का एक स्केलेटल फॉर्म होता है वो होम मिनिस्ट्री बनाती है। जो एस्टीमेट्स हैं जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होते हैं, उनको आप वोटिंग के लिए नहीं रखते हैं पार्लियामेंट में, ना ही उनकी आप डिस्कशन करते हैं। उसके बाद जो एक्सपेंडिचर हैं, ये जो चार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये जो चार्ज ऑन फंड्स हैं इसके ऊपर जो होते हैं, इसका जो एस्टीमेट्स हैं उसको आप उसके सम्स को आप शो करते हैं सेपरेटली, कि बेशक ये चार्ज नहीं होते हैं, बेशक ये डिस्कस नहीं होते हैं, बट आप इसको आप शो करते हैं सेपरेटली कि इतना पैसा इस मिनिस्ट्री के लिए गया या इतना पैसा इस एग्जीक्यूटिव बॉडी को दिया गया एज सैलरी एज इनकम किसी भी शेप में। क्या ये नहीं है? या फिर प्रपोजल जो है मेमोरेंडम जो है प्रपोजल्स के, वो नए प्रोग्राम से डील नहीं करते हैं या उनमें नए प्रोग्राम्स नई सर्विसेज नहीं होती है। इसमें से क्या ऑप्शन है जो नहीं है? ओके, सारा कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए अगर मैं सीधे से बता दूं कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये आप इसको वोटिंग के लिए नहीं डाल पाते हैं, ना ही इसकी डिस्कशन होती है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया। ओके, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद यानी कि इनकरेक्ट नहीं है क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद जो एस्टीमेट्स हैं, बेशक इनकी डिस्कशन नहीं होती है, बेशक इस पर वोटिंग नहीं होती है, बट आपको पैसा बताना पड़ता है कितना गया, फिर तो इस नाम से कितना पैसा जो है वो वेस्ट हो जाए। जैसे कि मनी बिल के नाम से क्या पास नहीं हो जाता हमारे इंडिया में, है ना। उसके बाद जो इससे रिलेटेड मेमोरेंडम्स हैं उसमें नई सर्विसेज बिल्कुल होती हैं। तो ये क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो ये तो इनकरेक्ट हो नहीं सकती। उसके बाद बिल्कुल कॉमन सेंस लगाएं, क्या बजट का एस्टीमेट्स के स्केलेटन के फॉर्म्स पहले बताइए, होम अफेयर का बजट से कोई लेना देना है? ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। होम अफेयर का बजट से लेना देना है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन उस पर ये पूछते हैं स्केलेटन फॉर्म, यानी कि स्टार्ट करना, जैसे हम कहेंगे बेस देना, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, 1 सेकेंड, ओके 1 सेकेंड, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके अंदर डिपार्टमेंट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। उसका एक डिवीजन है फर्दर आपका इकोनॉमिक डिवीजन, ये है जो आपके बजट के स्केलेटन फॉर्म से डील करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है, या फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, एक सर्कुलर जैसा जो है वो दे देता है मिनिस्ट्रीज़ को, डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट को, स्टेट लेवल की, सेंट्रल लेवल की, कि अब टाइम आ गया आपको अपने अपने बजट प्रिपेयर करवाने हैं, ठीक है। बट क्योंकि आपको पता है कि मिनिस्ट्री कभी खुद तो काम करती नहीं है, ये डिपार्टमेंट को दे देती है। डिपार्टमेंट ऑफ आपका जो इकोनॉमिक अफेयर्स है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ये फर्दर काम करता है। और इसमें भी उसका जो इकोनॉमिक डिवीजन है, इस मिनिस्ट्री के अंदर वेरियस डिवीजन्स हैं, ठीक है, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है ये, उसी के अंडर इकोनॉमिक डिवीजन का डिवीजन है या डिपार्टमेंट है। ये एक्सपेंडिचर अफेयर, ये जो इकोनॉमिक अफेयर्स है ये डिपार्टमेंट है, उसके अंदर डिवीजन है इकोनॉमिक डिवीजन, ठीक है, फर्दर ये सारा काम संभालती है। ओके, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार बोलने में मुझे, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे लेक्चर वगैरह देने का, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 1। तो कभी कभी होता है ना, किसी को आता नहीं है बट बोल बहुत अच्छे से लेते हैं, बट किसी को आता है बट वो बोलने से थोड़ा सा हो जाता है, उसको इश्यूज आ जाते हैं, तो मेरा वैसा ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक आइडियोलॉजी रिलेटेड टू फंक्शनल थेरी ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज जो है उसकी जो फंक्शनल थेरी है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो थेरी है, उसका जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो क्या है? कंसेंसस, इंटीग्रेशन, डायनामिक्स, कन्फ्लिक्ट। ये वो क्वेश्चन है जो आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। जो मैंने आपको पहले बोला, ये हर पेपर में 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अपने इंटेलिजेंस से भी निकाल सकते हैं। सोशल साइंसेस के ही नहीं, वो साइंस के स्टूडेंट्स भी निकाल सकते हैं। ओके, तो कंसेंसस होना सोशल चेंज से रिलेटेड है, उसकी बेसिक आइडियोलॉजी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल होगा। इंटीग्रेशन भी है, डायनामिक्स भी है, बट एक कन्फ्लिक्ट जो है ये सोशल चेंज का आइडियोलॉजी नहीं है, ठीक है। ये एमिली दरखीम वगैरह का कॉन्सेप्ट थे, ये सारे उन्होंने मिलकर दिए, कार्ल मार्क्स वगैरह ने, सब ने, ठीक है। सो द राइट आंसर इज A, B एंड C। कहाँ पर आपका A, B एंड C? 3, राइट। ओके, 3।
ठीक है, वो सिर्फ एम्पी फॉले है जो कन्फ्लिक्ट को भी एक पॉजिटिव वे में लेगी, तभी तो नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन सिविल सर्विसेज। आपको सिविल सर्विसेज में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसको ऑर्डर में लगाना है। सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, प्लेसमेंट, सर्टिफिकेशन, प्रोबेशन। एक अगर आपको पता होगा एंड का या स्टार्टिंग का, उसी से आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर तो अगर एंड का पता होगा तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेज क्या होता है या स्टेप क्या होता है, जॉब रिक्विजिशन। कि आप क्या करते हैं, एक सर्कुलर वगैरह जो है वो मिनिस्ट्रीज में दे देते हैं कि जो डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री जो है वो डिपार्टमेंट में सर्कुलर दे देती है कि जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है वो आप निकालिए। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन बनाई जाती है कि ये हमें इस डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट चाहिए, ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को आप डेजिग्नेशन करते हैं, फिर उसकी आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, फिर क्या करते हैं, इन फॉर्म्स की स्क्रूटिनी करते हैं कि ठीक से बने हैं। उसके बाद एग्ज़ाम होता है, उसके बाद सर्टिफिकेशन होता है। और ये जो पहले 7 स्टेप्स हैं ये आपका यूपीएससी इनसे डील करता है। ठीक है, यूपीएससी का काम यहीं तक है। ओके, इसके बाद यूपीएससी का काम नहीं है। ठीक है, पहले 7 स्टेप्स, हमेशा ये कई बार कन्फ्यूजन होती है। सर्टिफिकेशन तक काम है यूपीएससी का। उसके बाद आ जाता है आपका सिलेक्शन, फिर है आपकी अपॉइंटमेंट, फिर है प्रोबेशन, फिर है प्लेसमेंट, फिर है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन नई चीज़ों से रूबरू करवाना। ठीक है, प्लेसमेंट बाद में होगी, मेक श्योर प्लेसमेंट बाद में होगी, पहले प्रोबेशन होता है। कॉमन सेंस लगाएं, प्रोबेशनरी ऑफिसर नहीं होते, बैंक पीओ की नोटिस करें क्या होता है वहाँ पर बात कि पीओ बनता है इंसान, उसके बाद वो सीखता है चीज़ें, छोटे छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रेनिंग वगैरह लेता है, फिर वो एक ऑफिसर बन जाता है, परमानेंट ऑफिसर बन जाता है। ठीक है, प्रोबेशनर का मतलब ही यही है कि अभी सीख रहा है। ठीक है, तो पहले सीखेगा बाद में प्लेसमेंट होगी। आपके सामने पीओ से ऑफिसर, ये चीज़ क्लिक करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जो ये बातें चीज़ें होती है जो मैं आपको बताती रहती हूँ, इनके स्क्रीनशॉट्स निकालते रहा करें। ठीक है, ताकि बाद में इनको ज्वाइन किया, इनका पीडीएफ सा बना लिया और पढ़ लिया, आपके लिए अच्छे नोट्स बन जाएंगे। जहाँ पे कन्फ्यूजन है, मैं ठीक से बता नहीं पा रही हूँ, वहाँ पर आप लोग बिल्कुल समझदार हैं, कोई छोटा तो बिल्कुल नहीं होगा, मेरी ही एज ग्रुप के हैं आप लोग, तो आराम से आप लोग कर सकते हैं, कुछ नया नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, सिलेक्शन पहले होगा बाद में अपॉइंटमेंट होगी, छोटे छोटे कन्फ्यूजन होती है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या, एक मिनट, सबसे पहले क्या आ रहा है आपका सिलेक्शन, इतना तो तय है, डी है, बट डी 2 में है, कन्फ्यूजन रहेगी। बट आपको देखना है सबसे एंड में क्या, मैंने आपको बताया सबसे एंड में क्या होती है, सबसे एंड में आपकी होती है प्लेसमेंट। यहाँ पर प्रोबेशन में अगर आपको कन्फ्यूजन हो, देखिए आप हर जगह पे प्रोबेशन दी है। ठीक है, तो प्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए, इतना तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि प्लेसमेंट जो है वो एंड में होगी। सो द राइट आंसर इज DABEC, यानी कि पहले क्या होगा, सिलेक्शन होगी, फिर 1 सेकेंड ओके। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गई थी, 1 सेकेंड। ठीक है, तो सबसे एंड का कॉन्सेप्ट तो आपका प्लेसमेंट का है, दिस इज़ क्लियर, यहीं से आपका आंसर बन जाता है। चेक कर लेते हैं, सबसे पहले इसमें से क्या होगा, मैं सिलेक्शन वही, आप वही कन्फ्यूजन हो गया, मैं पहले सिलेक्शन को ले रही हूँ। सबसे पहले क्या होगा, सर्टिफिकेशन, इनमें से पहचानना है। ठीक है, इनमें से पहचानना है। सबसे पहले क्या होगा, सर्टिफिकेशन, उसके बाद सिलेक्शन। ओके, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट। ओके, और एंड में आपका हो जाएगा आपका प्रोबेशन एंड प्लेसमेंट। ओके, सो द राइट आंसर इज DABEC 3। ठीक है, कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। अगर आपको ये पता है कि प्लेसमेंट एंड में होता है तो आपका आंसर बन जाएगा DABEC, क्योंकि ये आपका आंसर है। ओके, डी पता होना चाहिए सबसे पहले, इनमें से सबसे पहले सर्टिफिकेशन होगी। ओके, सबसे पहले सर्टिफिकेशन होगी इन स्टेप्स में से, उसके बाद एंड में जो है वो आपका प्लेसमेंट होगा। डी है, सी है, बिना चेक किए आपका आंसर बन गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्च विच इज़ एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड, कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसमें आप
नए फैक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं पास्ट की हेल्प से। बगैर पढ़े इसका आंसर बन जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फिलोसफिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च या माइथोलॉजिकल रिसर्च। बिल्कुल, अगर आप पास्ट की हेल्प से नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो रिसर्च तो छोड़िए, ये हिस्ट्री का एक डेफिनेशन है। ओके, ये हिस्ट्री का डेफिनेशन है। तो ये आपकी कौन सी रिसर्च होगी? हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या आपको प्राइमरी डाटा कभी मिल सकता है? क्या आप हिस्टोरिकल रिसर्च कभी प्राइमरी डाटा की हेल्प से पढ़ सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। आप हिस्टोरिकल रिसर्चेस हमेशा सेकेंडरी डाटा की हेल्प से पढ़ेंगे, बुक्स वगैरह, जर्नल वगैरह सेकेंडरी डाटा की हेल्प से पढ़ेंगे। अब कोई भी जाकर मतलब अकबर से खुद बात नहीं करने जा रहा कि आप कैसे थे, या राणा सांगा से बात करने नहीं जा रहे हैं कि ओके आपने ये किया था। हम लोग बुक्स की हेल्प से ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना सेकेंडरी डाटा लगता है हिस्टोरिकल रिसर्च में, ठीक है। आप पास्ट की हेल्प से नई इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। ये तो हिस्ट्री की डेफिनेशन है, बिना टेंशन के इसका आंसर आपका है 3, ठीक है। ये वो क्वेश्चन हो गए जिसका आप आंसर वही डिटर्मिन कर सकते हैं कि ओके ये क्वेश्चन तो मेरा ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलस हेनरी के हिसाब से आपको उसके पैराडाइम जो हैं वो लगाने हैं। ओके, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी कब आया था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वही बात है, अगर आपको एंड वाला पता होगा, फर्स्ट वाला, उससे भी आपका आंसर बन जाएगा। ओके, देख लेते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। सबसे पहले देखते हैं निकोलस हेनरी ने पैराडाइम कब दिए थे। इन्होंने अपनी बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स दी थी 1975 में। ओके, ये इनकी बुक थी, ठीक है। आपका जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी है, इनके हिसाब से कब आया था? 1900 से 1926। नो डाउट जो आपका जो एकेडमिक एवोल्यूशन है वहाँ पर 1887 के पीरियड से ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अराइवल स्टार्ट हो जाता है। ये जो स्टेज थी आपकी डाइकोटमी की स्टेज पैराडाइम की, ये स्टार्ट हो जाती है राइट फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय वुड्रो विल्सन। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है जो ये आ जाएगा, वो आ जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स हैं जो कि 1927 से 1937 के हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस, जो कि आपका 1950 से 1970 था। ओके, और इसी के पीरियड में क्लैश करता हुआ 50 से 70 के बीच में जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपनी आइडेंटिटी को लेकर एक पेंडुलम की तरह घूम रहा था, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये मर्ज कर देता है अपने आप को मैनेजमेंट में। कुछ चले जाएंगे पॉलिटिकल साइंस में, कुछ चले जाएंगे मैनेजमेंट में। तो ये पीरियड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस 50 से 70 था। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज मैनेजमेंट भी 1956 से 1970 था, ठीक है। चला बराबर, बट 6 साल में इसने शिफ्ट लिया था 1956 से 70 में। उसके बाद एंड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसा बन पाता है, जो कि 1970 ऑनवर्ड्स तक चलता रहा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका ए है, फिर आपका बी है, फिर आपका सी है, फिर 1 सेकेंड, नहीं, सबसे पहले ए है, देन सी है, देन बी है, उसके बाद आपका आ जाएगा आपका डी, एंड में आ जाएगा आपका डी। सो द राइट आंसर इज ए, बी, ए, सी, बी, डी एंड ई। दैट इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? सोशल चेंज इज एसेंशियली ए प्रोसेस ऑफ ऑल्टरेशन विद नो रेफरेंस टू क्वालिटी ऑफ चेंज। क्या सोशल चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्वालिटी ऑफ चेंज की बात नहीं करता? उसके बाद सोशल चेंज एक वैल्यू एडिड कॉन्सेप्ट है। सोशल चेंज जो है ये अपने स्कोप में और स्पीड में वैरी कर सकता है। सोशल चेंज जो है ये एंडोजीनियस चेंजेस से भी है, सोर्सेज से भी आ सकता है, और एक्सोजीनियस सोर्सेज से भी आ सकता है। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? ओके,
ओके, देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सोशल चेंज एक वैल्यू एडिड कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल है। उसके बाद इसकी स्पीड और इसका स्कोप जो है वो वेरी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये जो चेंजेस इसमें आते हैं सोशल चेंजेस, ये आपके इंटरनल एटमॉस्फेयर से भी आ सकते हैं, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से भी आ सकते हैं। बट सोशल चेंज जो है ये एक प्रोसेस है ऑल्टरेशन का, जो कि क्वालिटी ऑफ चेंज से भी डील करता है, कि चेंजेस जो हैं वो क्वालिटी उसके वो क्वालिटी से भी डील करें, उसमें वो क्वालिटेटिवली हो, चेंजेस जो हों वो क्वालिटेटिवली भी हों, सिर्फ चेंज ना हो, क्वालिटेटिव चेंजेस हैं। ओके, सो द राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीफेक्चर्स इन जापान लोकल गवर्नमेंट्स आर, जापान में जो लोकल गवर्नमेंट्स है वहाँ पे कॉन्सेप्ट है प्रीफेक्चर्स का। ये प्रीफेक्चर्स है क्या? ये प्रीफेक्चर्स अर्बन बॉडीज़ हैं, रूरल बॉडीज़ हैं, रीजनल अथॉरिटीज़ हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ है, क्या है? ये प्रीफेक्चर्स जो हैं ये आपके रीजनल अथॉरिटीज़ हैं। ओके, सो द राइट आंसर इज 3। ये अंत्योदय अन्न योजना जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स आपको वो पहचाननी है। इस स्कीम्स में क्या 35 kg जो है फूड ग्रेन्स आपको दिए जाएंगे, यानी कि जो पुअर फैमिलीज है उनको दी जाएगी। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, मार्जिनल फार्मर्स, रूरल आर्टिसंस जो है ये स्कीम के अंडर आते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये 2010 में लॉन्च हुआ है। और चौथी स्टेटमेंट कहती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका शेयर यहाँ पे 50% ही है स्कीम में। क्या कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ये आपकी अंत्योदय अन्न योजना से रिलेटेड। देख लेते हैं, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है देखना। ओके, ये जो अंत्योदय अन्न योजना है ये 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च होती है। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये किसका पार्ट है? ये नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है 2013 का, उसका पार्ट है। ये किन किन को कवर करता है? पुअरेस्ट ऑफ पुअर फैमिलीज़ को, जो बीपीएल में उसमें भी पुअरेस्ट ऑफ पुअर को ये जो है वो कवर करता है। और इसका जो ये जो बीपीएल फैमिलीज़ है, कौन सी फैमिलीज़ हैं? जो कि पीडीएस सिस्टम के अंडर आती हैं। ओके, उसके बाद क्या करता है ये जो भी एलिजिबल जो बेनिफिशरी है, जो एलिजिबल बेनिफिशरी है उसको 35 kg जो है वो ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड करता है। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम जो है वो था आपका PMGKAY। ओके, ये क्या था आपका? ये 2020 में आपको लॉन्च होता है प्रोग्राम, कोविड के टाइम पे लॉन्च हुआ था। ये क्या करता है? ये आपका वो 35 kg जो है बेनिफिशरी को प्रोवाइड करता है। ये 5 kg जो है फूड ग्रेन जो है वो जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं, ये जो बेनिफिशरीज हैं उनको ये प्रोवाइड करवाता है। ये भी नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है 2013 उसके अंडर आता है। इसलिए मैंने पढ़ाया, दोनों ज़रूरी है क्योंकि दोनों ही मिलकर ये कॉन्सेप्ट को या इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये जो आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो थी ये 2022 में ऐसे तो एक्सपायर होनी थी, बट इसको 2013 में फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया। कितने सालों के लिए? एडिशनली और 5 साल के लिए इसको क्या कर दिया गया? इसको एक्सटेंशन दे दी गई। ठीक है, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है क्या। ये क्या करता है? अगेन ये बेनिफिशरीज जो हैं जो उनको फूड या जो भी न्यूट्रिशियस चीज़ें वो प्रोवाइड करने से डील करता है। इसमें आपको 2 तरह के राशन कार्ड होल्डर्स मिलेंगे, आपके सामने ही है ऊपर जो पड़ा। एक जो अंत्योदय अन्न योजना से डील करेंगे जिनको 35 kg खाना मिलेगा या ग्रेन मिलेंगे, और दूसरा प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स वाले होंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना जैसे, इनको 5 kg ग्रेन मिलेगा। ओके, जिनके पास ये राशन कार्ड होंगे इन दोनों स्कीम्स के नाम से, उन्हीं को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर जो है वो पुअर जो है या पुअर ऑफ पुअर या बीपीएल कंसीडर किया जाएगा। ओके, अगेन वही बात, इस स्कीम के अंडर AAY जो है आपका जो अंत्योदय अन्न योजना उसमें 35 kg मिलेगा। जो आपके प्रायोरिटी हाउस होल्डर्स हैं उनको 5 kg ग्रेन मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो अपना आंसर देख लेते हैं। इस स्कीम में 35 kg जो है फूड ग्रेन वो फैमिली मेम्बर्स को दिया जाता है, बिल्कुल है। ये लैंडलेस एग्रीकल्चर
लेबर को, मार्जिनल फैमिलीज़ को, फार्मर्स को सॉरी, रूरल आर्टिसंस को अपने अंडर कवर करता है। बिल्कुल, ये स्कीम 2010 में जो है लॉन्च हुई थी, नहीं, ये स्कीम 2000 की थी। ओके, उसके बाद गवर्नमेंट का शेयर 50% यहाँ पर नहीं है। ओके, सो द राइट आंसर इज A and B only, that is 1. Next question. Arrange the steps in planning a research study in a chronological order. आपको रिसर्च स्टडी के जो प्लानिंग के स्टेप्स हैं उनको ऑर्डर में लगाना है। फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम, सिलेक्टिंग ए सैम्पल, कंसेप्चुलाइजिंग ए डिज़ाइन, कंस्ट्रक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन, राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया जाएगा। ओके, ये तो पहला स्टेप है, बिल्कुल है। उसके बाद डिज़ाइनिंग होती है, रिसर्च की डिज़ाइनिंग होती है। आपको पता नहीं, ये ब्लूप्रिंट जैसा बनाएंगे। डिज़ाइनिंग प्रोसेस में क्या तो होता है, ब्लूप्रिंट बनता है कि आगे क्या क्या करेंगे। प्रॉब्लम पता चल गई, उसके बाद आप एक ब्लूप्रिंट सा बनाएंगे कि क्या क्या करना है, कौन से टूल्स लेने हैं, कौन सा डाटा लेना है और कौन सा आपको सैम्पलिंग फ्रेम लेना है। ओके, उसके बाद आपका आ जाएगा, आप डाटा कलेक्ट करने के इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो तैयार करेंगे। उसके बाद आप सैम्पल अपनी तैयार करेंगे और आपका जो रिसर्च प्रपोजल का जो राइटिंग का कॉन्सेप्ट है ये सबसे एंड में आ जाएगा। ओके, सो द राइट आंसर इज A, C, D, B एंड E। ओके, यहाँ पे आपका आंसर A और C जो है वो हर जगह था। मैंने आपको बोला कि उतना आसान नहीं था, बट ये पता होना चाहिए था आपको कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेट होते ही आपको डिज़ाइनिंग का काम देखना है। अगर आपको ये पता चल जाता तो बिना आगे का चेक किए आपका आंसर बन जाता है A एंड C। सो द राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड 4 फेजेस दिए हैं, आपको उनको सीक्वेंस में लगाना है। डिज़ाइन, चॉइस, इंटेलिजेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अगर पढ़ा हो तो ये एकदम से ज़बान पे होता है। सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस एक्टिविटी होती है, ठीक है, यानी कि वही प्रॉब्लम को पूरा स्टार्ट करना, प्रॉब्लम का बेस देखना, प्रॉब्लम को ढूंढना। ओके, उसके बाद आपका आ जाता है डिज़ाइनिंग, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स के साथ चलना। उसके बाद आपका आ जाता है चॉइस, उसमें से एक ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना। उसके बाद आपका आ जाएगा, सीधी सी बात है, इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन सबको पता है, वो अगर आपको हर्बर्ट साइमन के हिसाब से नहीं भी पता है, जनरली स्पीकिंग इम्प्लीमेंटेशन कहीं पर भी एंड में आएगी। तो पेपर सेटर होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, भूले ना। ओके, तो उन्होंने हर जगह पे ये ऑप्शन सेट किया, तो इससे तो आपका बन नहीं सकता था। लेकिन अगर आपको यही पता होता एटलीस्ट कि सबसे पहले क्या होता है, तब भी आपका आंसर बन जाना था बिना चेक किए। ओके, स्मार्ट स्टूडेंट्स ये होते हैं। ओके, डी तो जो है वो बैक बेंचर्स को डिस्करेज करने के लिए प्रोफेसर ने हर जगह डी डाला एंड में। वो तो हो गए, वो अपनी कॉमन सेंस लगा के, बट डिस्करेज हो गए। अब आ जाती है पढ़ने वालों की बात, जो पढ़ के गए हैं उन्हें इतना तो पता है अच्छे से कि इंटेलिजेंस सबसे पहले होता है। ठीक है, किसी को डिज़ाइनिंग चॉइस में कन्फ्यूजन हो जाए कभी कुछ भी, बट थोड़ा सा कहते हैं ना, एक बार कहीं पढ़ो तो याद आता है। ठीक है, तो वो एकदम से देखेगा, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को जो है वो फॉर्मुलेट करते हो, वो उसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं। वो क्या कर देगा, सबसे पहले सी करते ही ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सीधे आंसर आ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन से आप टाइम बचाते हैं और इस तरह से आप टाइम बचाते हैं। सो द राइट आंसर इज 2। और किसी तरीके से आंसर नहीं जो है आपका आंसर भी नहीं बन सकता और टाइम भी नहीं बच सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्टेस एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू सर्विस एंड पोस्ट। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो शेड्यूल्ड कास्टेस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो गवर्नमेंट सर्विस और पोस्ट है उनके क्लेम, जब वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रही है, उनके क्लेम को आप जो है कंसीडर करें, इससे डील करता है। 330, 332, 335 या 338। अगेन वही ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन की हेल्प से क्या हो जाता है कि आंसर के साथ साथ आप बाकी, मेरी वीडियो में खासकर आपको मिलेगा कि बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो भी डिस्कस हो जाएंगे। ओके, तो देख लेते हैं आर्टिकल पहले तो सबसे पहले देखें कि आपका जो पार्ट 16 है
वो स्पेशल जो राइट्स है या स्पेशल प्रोविजंस है वो प्रोवाइड करता है। किसके लिए? ये जो SC STs है, ये जो आपकी स्पेशल क्लास है, इसके लिए स्पेशल राइट्स जो हैं वो उनके जो सेफ गार्ड्स हैं उनके लिए फॉर्मुलेट करता है या उनके लिए सिक्योर करता है। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए। पार्ट 16 से डील करता है। इसमें आपके आर्टिकल 330 से, पार्ट 16 330 से आर्टिकल 342A आता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जब भी पढ़े ना आर्टिकल्स को पार्ट के हिसाब से पढ़े, सारा कन्फ्यूजन अपने आप खत्म हो जाएगा। वरना वही बात हो जाएगी, 330 लर्न हो गया, 331 लर्न हो गया, कहीं पर आ जाएगा कि 339 किससे डील करता है। तो आपको ये ही नहीं पता होगा कि ये जो आपके जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उससे डील करता है। तो आप ऑप्शन में एक कॉमन सेंस भी नहीं लगा पाएंगे। एटलीस्ट अगर आप पार्ट्स के हिसाब से पढ़ेंगे आपको इतना पता होगा कि 330 से लेकर 342A तक जो है वो स्पेशल प्रोविजंस जो है वो स्पेशल क्लास को प्रोवाइड कर रहा है। तो यार इसमें अगर मुझे ये पूछा गया तो ये पक्का 330 से 342 वाले जो है उनमें से ही पूछा होगा। तो कहीं हो सकता है कहीं पर 339 हो तो बाकी जगह पे 114 हो, अगली जगह पे 232 हो। ठीक है, जो फोर्थ ऑप्शन आपका है वो आपका जो है वो 331 हो। तो इस तरह से आप अपना आंसर बना पाएंगे, हाँ ये इससे डील कर सकता है। ओके, पहले तो ये कॉमन सेंस की बात होगी। उसके पहले सबसे पहले देखते हैं आपका आर्टिकल 330 क्या है। ओके, 330 आर्टिकल क्या है? ये जो आपके शेड्यूल कास्टेज, शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं इनकी सीट जो है वो रिजर्व करवाता है। कहाँ पर? लोकसभा में। ओके, उसके बाद जो 332 है, 332 है, ये किससे डील करता है? ये डील करता है जो शेड्यूल कास्टेज है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनको उनकी सीट रिजर्व करने से। कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, यानी कि स्टेट में। ओके, 330 डील करता है। और जो ये जो SC STs हैं इनकी जो सीट्स है वो रिजर्व करो। कहाँ पे? पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा में। 332 क्या कहता है कि रिजर्वेशन करो इनकी। कहाँ पर? स्टेट की असेंबली में। 331 जो है वो एंग्लो इंडियन से डील करता है। ठीक है, उसके बाद आपका है 335 आर्टिकल। ये क्या कहता है कि जब भी आप कोई अपॉइंटमेंट करें या कोई पोस्ट जो है वो क्रिएट करें यूनियन में या स्टेट में, उस समय आप शेड्यूल कास्टेज और शेड्यूल ट्राइब्स की जो क्लेम्स हैं या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कंसीडर करें। ठीक है, ये क्यों किया जाए? ताकि आप जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी एफिशिएंसी को मेंटेन कर पाए। ये जो क्लेम्स वगैरह हों, ये ऐसा नहीं है कि मतलब SC STs की क्लेम्स ले लिए, प्रेसिडेंट जो है वो कंसिडर करता है उनके क्लेम्स को। बट ये होता इसलिए ही है कि जो है एक इक्वालिटी जो है वो बनी रहे, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी एफिशिएंसी में कोई फ़र्क ना पड़े, इसका भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 338। ये क्या कहता है? क्या करो कि जो शेड्यूल कास्टेज हैं और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए आप क्या करो, एक कमीशन सेटअप कर दो नेशनल लेवल की। एक नेशनल कमीशन बना दे शेड्यूल कास्टेज और ट्राइब्स के लिए, जो कि क्या करे, इन कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे या सेफ गार्ड करे। सीधी सी बात है। आंसर क्या बन गया आपका इस तरह से? आर्टिकल 335, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या पूछा था, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो SC STs के मेंबर्स के क्लेम्स को कंसीडर करने के लिए कहता है जब आपको अपॉइंटमेंट्स करनी है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकस ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इट्स एवोल्यूशनरी स्टेज। ये है क्लिकिंग पॉइंट या फोकस वाला पॉइंट या नोटिसेबल पॉइंट। एवोल्यूशनरी स्टेजेस में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस किस पर था? सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस करवाने पर, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को डेवलप करने के लिए, पॉलिटिकल डायमेंशंस जो हैं चेंज के उसके लिए, उससे डील करता था जो चेंज है उसके पॉलिटिकल डायमेंशंस, या फिर जो डेवलपमेंट के कंसर्न्स है इमर्जेंट नेशंस है जो कि थर्ड वर्ल्ड नेशंस है उनसे रिलेटेड जो कंसर्न्स है उससे डील करता था। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ये। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है? जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं उनकी डेवलप करवाओ, थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं उनकी डेवलपमेंट करवाओ। ओके, तो यानी कि
क्या, और डेवलपमेंट किस फॉर्म में, उनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाओ। कैसी डेवलपमेंट करवाओ, सोशियो इकोनॉमिक। तो आपका आंसर बिल्कुल मेरी बात से ही बन गया, थर्ड वर्ल्ड नेशंस की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाओ। तो द राइट आंसर इज डेवलपमेंट कंसर्न्स ऑफ इमर्जेंट नेशंस, किस फॉर्म में, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के फॉर्म में। सो द राइट आंसर इज ए एंड डी, दैट इज 3। ओके, ये ऐसे तो उसके वो गोल ओरिएंटेशन है, टेम्पोरल है, चेंज ओरिएंटेशन है, क्लाइंट ओरिएंटेशन है, बिल्कुल है। एवोल्यूशनरी स्टेज ये क्लिक था। दूसरा मैंने आपको क्या बोला, इसका काम क्या है, ये तो आपका अगर आप वो पैराग्राफ एक टीचर जो आपको क्लास में पढ़ाता है ये उससे भी निकल जाता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, ये तो उससे भी निकल जाएगा जो आपको क्लास में एकदम से टीचर ने पढ़ाया है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है। वो कहता है कि जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस है उसमें सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस लेकर के आओ। तो ए एंड डी ही चीज़ जो है ये इन दोनों लाइनों से डील कर रहा है, इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड इज व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड जो है ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहले देखिए, क्या क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कंपनी है कोई, या ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से बनी है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पेपर में आ जाता है। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की बात करें तो ये 1953 में बनता है गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन से। क्लियर होगी इतनी बात। उसके बाद ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है। और इसका काम क्या है, इसके गोल्स क्या हैं, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो हैं और जो ये सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करना, और ये जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं रिलेटेड टू जो आपके टारगेट पॉपुलेशन जो उनकी है, यानी कि जो डिसेबल्ड है या एससी, ये आपके ओबीसीज हैं या ओल्ड एज जो लोग हैं उनसे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो इनका टारगेट पॉपुलेशन क्या है, वुमेन, चिल्ड्रन, के फिजिकली डिसेबल्ड, ये सब इनके टारगेट पॉपुलेशन है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 1953 में एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन की तरह एग्जीक्यूटिव बॉडी की फॉर्म में क्रिएट हुआ था। अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी है तो ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी होने का मतलब ही यही है कि ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ना, ये अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी है ना, पीएससी से जो डील करती है उससे रिलेटेड था, बट ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था। ओके, तो इस पर मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीजन्स इनिशिएटिव्स फॉर एथिक्स इन गवर्नेंस वर सजेस्टेड बाय सेकेंड ARC। सेकेंड ARC की जो रिपोर्ट है एथिक्स इन गवर्नेंस, जो कि आपकी 4th रिपोर्ट है, ये कौन से सिटीजन्स के इनिशिएटिव से डील करती है। सिटीजन चार्टर्स जो है उनको इफेक्टिव करो, सिटीजन्स में बी इन्वॉल्व इन असेसमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एथिक्स, कि वो एथिक्स और मेंटेनेंस में सिटीजन्स जो है वो इन्वॉल्व हों। रिवार्ड स्कीम शुड बी इंट्रोड्यूस टू इंसेंटिवाइज सिटीजन इनिशिएटिव्स, कि जो भी सिटीजन्स जो है उनके लिए वो रीइंफोर्समेंट थ्योरी लेकर के आओ, उन्हें रिवार्ड्स वगैरह दो। स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं दे हैव नॉट रिजल्टेड इन इम्प्रूविंग एथिक्स इन सोसाइटी, कि अगर स्कूल लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं इन्होंने कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन में एडिशन नहीं किया है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सेकेंड ARC सिटीजन के इनिशिएटिव्स की बात करते हुए कहती है अपनी रिपोर्ट 4th रिपोर्ट एथिक्स इन गवर्नेंस में। देख लेते हैं। ठीक है, एथिक्स इन गवर्नेंस रिपोर्ट थी, ये 4th रिपोर्ट थी, पहले तो ये पता होना चाहिए। ये कहता है कि बिल्कुल सिटीजन चार्टर्स को इफेक्टिव करो, बिल्कुल करो। इसका तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस से ही आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद ये कहता है कि जो सिटीजन्स हैं उनको एथिक्स जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में बनाने के लिए उनका भी जो इम्पोर्टेंट है एक रोल है। ठीक है, उनको उसकी असेसमेंट में, उसकी मेंटेनेंस में अपना इन्वॉल्वमेंट देना चाहिए। उसके बाद जो रिवार्ड स्कीम्स हैं ये बिल्कुल लानी चाहिए, ताकि सिटीजन्स के जो इनिशिएटिव्स हैं वो उनको वो इंसेंटिवाइज हो जाए, उनको पता हो कि अगर हम अच्छे के लिए काम करेंगे तो हमें रिवार्ड्स मिलेंगे। उसके बाद ये जो सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं बिल्कुल इन्होंने इम्प्रूवमेंट करवाई है, यहाँ पे स्टेटमेंट कहती है नहीं करवाई है इम्प्रूवमेंट। स्कूल लेवल से ये सब एथिक्स जो है एक गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर इंटरव्यू देने के बाद अचानक से नहीं आ जाएंगे, या फाउंडेशनल ट्रेनिंग जो आपके
लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, वहाँ जाके किसी को एथिक्स नहीं आ सकते हैं, थोड़े बहुत पहले से भी होने चाहिए, वरना वही होगा ऑफिसर बन गए और बाद में पता चला कि इतने रुपए का घोटाला। वो जो इतने रुपए का घोटाला वाले होते हैं वो यही होते हैं जिन्होंने स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया होता है या उससे कुछ सीखा नहीं होता है, ठीक है। और आपका राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा A, B एंड C, दैट इज़ 2। हर तरह की पॉपुलेशन है, क्यों, कोई UPSC क्लियर कर लेगा तो वो अच्छा हो गया। एक इंसान अगर लेबर है और वो ऑनेस्ट है, मेरे हिसाब से वो UPSC मेंबर से बहुत अच्छा है। मैं इंडियन हूँ, मैं बहुत प्राउड से कहती हूँ कि जितना हमारा लेबर क्लास इंडिया का, किसी भी क्लास, किसी भी कम्युनिटी का, और जो फार्मर्स हैं, जितना कंट्रीब्यूशन उन लोगों का है और जितना ज़्यादा उनको एक अंडर एस्टिमेट करके रखा होता है, या फिर एक अनसंग हीरो है वो, उनकी गाथाएं नहीं गाई जाती हैं। मैं समझती हूँ कि जितनी बात हम लोग आर्मी जवान वालों की या डिफेंस वालों की करते हैं, जैसे सेम डिफेंस में होता है, नेवी और एयरफोर्स की तो कोई बात ही नहीं करता, हम लोग सिर्फ आर्मी की बात करते हैं, जो कि बहुत गलत है। तीनों का बहुत रोल है, हम समझ नहीं सकते हैं क्या रोल है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हम लोग सिविल सर्वेंट्स की तारीफ़ करते हैं, उनकी पे स्केल देखिए आप कितना होता है। अगर उनको 1 साल भी इतना हैवी पे मिलता है तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर से ओके वो भी गरीब हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, तो नेक्स्ट ईयर से उनकी पे थोड़ी सी कम कर दो, क्योंकि उनके पास पैसा काफ़ी आ चुका है। आप फार्मर्स को दें, आप लेबर्स को जो है उनके लिए स्कीम्स लें, अच्छी अच्छी स्कीम्स लें, थोड़ा सा पैसा जो है वो आप मोबिलाइज़ करें उनकी तरफ, तो फिर जो है वो देश में समझूंगी कि वो तरक्की की तरफ है एक्चुअल सेंस में। और उनको कंसीडर किया जाए, ठीक है, पैसा दे या ना दे, उनको कंसीडर करें, क्योंकि अगर सिविल सर्वेंट्स बहुत कुछ कर रहा है तो हमारा एक लेबर इंडिया का फार्मर जो है वो कम नहीं कर रहा, बहुत कुछ कर रहा है। तो बहुत प्राउड से जो है ये फील मेरे अंदर आता है कि बहुत अच्छी बात है कि ऐसी कंट्री को बिलोंग करते हैं जो आज भी ज़मीन से जुड़ी हुई है, बहुत खुशी हुई है, प्राउड टू बी इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ रैंडम रेप्लिकेशन डिज़ाइन इज, ये जो रैंडम रेप्लिकेशन डिज़ाइनिंग है, टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग, इससे रिलेटेड आपको इसका एडवांटेज पहचानना है। ये सारे टाइप के एरर को कंट्रोल कर लेती है। ये जो इसकी जो स्टडी है, ये किसकी स्टडी करता है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके इफ़ेक्ट्स की स्टडी को एक साथ स्टडी करता है। ये सोशल साइंसेस पे अप्लाई होता है, ठीक है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रैंडम रेप्लिकेशन डिज़ाइन से रिलेटेड है, ठीक है। इसलिए मैं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लाई हूँ, क्योंकि ये सभी इसके आंसर हैं। ये सब टाइप के एरर से डील करता है, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके इफ़ेक्ट्स जो है उसको स्टडी करता है, और ये सोशल साइंसेज में विगरसली, यानी कि एकदम से जो है किसी भी सोशल साइंस में अप्लाई हो जाता है। सो द राइट आंसर इज A, B एंड C, दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबिलाइजेशन ऑफ हाई रेवेन्यूज थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस इज ड्यू टू, जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वहाँ पर हाई रेवेन्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो हाई रेवेन्यू जनरेट करवाता है कंट्री में। क्यों करवाता है? टैक्स रेट्स की इलास्टिसिटी की वजह से, यहाँ पर टैक्स रेट इलास्टिक है, सोशल इक्वलिटी की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, या यहाँ पर आपको एक ब्रॉड बेस देखने को मिलता है और स्कोप बड़ा इसका हाइयर है। क्या रीजंस हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा हिडन क्वेश्चन है। इसकी एक्सप्लेनेशन में जो है वो इनडायरेक्ट वे में इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे जो है वो मेरी समझ में जो आई, मैंने उसको ही टाइप कर दिया। अब देखते हैं क्या है, आप क्या समझते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू यहीं से जनरेट करती है इनडायरेक्ट टैक्सेस में। क्योंकि होता क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या हो जाता है, ये प्रोपोर्शनल टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? प्रोपोर्शनल टैक्स है। जैसे आपका जीएसटी वगैरह, फ़र्क नहीं पड़ता आप किस इनकम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता आप किस इनकम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, आपको टैक्स बराबर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि सिविल सर्वेंट का जीएसटी ज़्यादा है और एक फार्मर है उसको जीएसटी जो है वो कम देना पड़ता है। ये प्रोपोर्शनल टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये आपकी इनकम जो भी है, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट पॉइंट आपसे टैक्स लेती है। इस तरह से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, ओके। जबकि आपका जो एक टैक्स, जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, उसमें क्या होगा कि हमारे इंडिया के हिसाब से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है, यानी कि
पे जिसकी ज़्यादा होगी उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। अब हम लोगों को थोड़ा सा सुनने में बुरा लगता है, बट अभी मैंने पीछे ये बात की, बाय चांस मैंने बात की, वही बात होगी। सिविल सर्वेंट्स के लिए टैक्स देना मैं मानती हूँ बड़ा हैवी टैक्स देना पड़ रहा है, बट सिविल सर्वेंट्स के लिए टैक्स अगर दिया जा रहा है तो उसके पास देने के लिए कुछ है। तो अब फार्मर के पास वही हो गया, जीरो में से जीरो निकलवाएगी क्या गवर्नमेंट? नहीं, तो उसका टैक्स कम होगा। लो इनकम ग्रुप वालों का, उसको हम कहेंगे जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनका टैक्स जो है वो बिल्कुल मिनिमल होगा। लेकिन जो हाई लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनका टैक्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि इनकी इनकम ज़्यादा है। उसको हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहेंगे, जो कि हमें डायरेक्ट टैक्स में की फॉर्म में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, ये टैक्स है प्रोपोर्शनल टैक्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। ये इसमें जीएसटी वगैरह आएगा, ये नहीं देखेगा आप किस इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हो, ये फार्मर से भी उतना ही लेगा और ये सिविल सर्वेंट से भी उतना ही लेगा। ये एक स्टेबल रेवेन्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि एक रिलायबल सोर्स है सर्विस का। उसके बाद ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। उसके बाद ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसको इंश्योर करेगा कि जो हर एक है किसी भी पे के साथ वो सेम अमाउंट जो है वो पे कर रहे हैं। उसके बाद ये जो लोअर इनकम ग्रुप से अभी आपको मैंने बोला उस तक भी पहुंचेगा और ये नॉन इवेडेबल है, ठीक है। क्या है ये? नॉन इवेडेबल है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बन जाएगा? कॉमन सेंस। देखिए इस आपको अभी भी शायद जो तो मुझसे बड़े होंगे, मेरी एज के होंगे या जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा वो तो आंसर बना चुके होंगे, बट जो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करेंगे या क्योंकि आजकल नेट कॉलेज लेवल पे बच्चे भी दे सकते हैं, तो बहुत स्टूडेंट्स जो है वो समझ नहीं पाए होंगे उस एक्सप्लेनेशन का इससे क्या रिलेशन है। मैं बताती हूँ, लिंक बताती हूँ। इसका जो आंसर है कि हाई रेवेन्यू की मोबिलाइजेशन इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू क्यों हो पाती है? इसलिए हो पाती है क्योंकि यहाँ पे एक ब्रॉड बेस है, ब्रॉड वाइड रेंज के साथ ब्रॉड बेस है, यानी कि यहाँ पर आप लोअर इनकम ग्रुप्स वालों को भी इंक्लूड कर पाएंगे। लोअर इनकम ग्रुप्स को भी आप क्या करेंगे? बीच में इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं। इनकम पे डिपेंड नहीं करता, सबको इनकम टैक्स सबको जीएसटी देना है, ठीक है। राइट आंसर आपका 4 है। फिर से देख ले अब एक्सप्लेनेशन, ये है इसका आंसर, ठीक है। इट रीच लोअर इनकम ग्रुप्स, okay, so the right answer is 4. With this we are done with the first 25 questions of जून 2023 पेपर। बाकी के क्वेश्चन सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में कवर करवा दूंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को एट लीस्ट आप लोग कमेंट जो है नीचे दे करके जाएं। और अगर मुझे ज़्यादा खुशी होगी अगर आप लोग लाइक कर दे, शेयर कर दे, उसको सब्सक्राइब कर दे। बट फिर भी अगर आप ये नहीं करना चाहते, क्योंकि इट्स अप टू इट्स योर चॉइस, करना चाहते हैं करें, बट आप लोग एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दें मैं जो कर रही हूँ ये आप लोगों तक आप तक पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है। आपको मेरा जो मैं कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए या जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाए उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है आप तक कम्युनिकेट हो रही है या नहीं, प्लीज़ मुझे आप लोग ये अपना अपने जो व्यूज़ हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू सो मच।